हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है, जल्दी से सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, आज आप लोगों की क्लास होने जा रही है और आज आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, फिर हम सब लोग मिलकर शुरू करते हैं अपने नन्हे मुन्ने साथियों के साथ क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग आंसर करेंगे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, तो फटाफट कर दीजिए आप लोग शेयर। फिर चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन को टाइप करा के लाया हूँ। आज आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो टाइप करा दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। 1920, 1930, 1942 या 1947? तो मेरे प्यारे साथी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको थोड़ा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त का दिन था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? डू और डाई, करो या मरो। ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कब शुरुआत हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, वट वृक्ष, आम या नीम? भारत का पूछ रहे हैं तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है वट वृक्ष। कौन सा होता है? वट वृक्ष। वट वृक्ष किसको बोलते हैं? बरगद को। बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो हो जाएगा अशोक। अशोक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और फलों का राजा कौन होता है? फलों का राजा होता है आम। फलों का राजा या राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल कौन सा है? नेशनल फ्रूट, मैंगो। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कितना वेतन होता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? फटाफट आंसर करिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख। और जो अदर जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनका वेतन कितना होता है? 2.25 लाख। 2.25 लाख उनका होता है जो दूसरे जज होते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, उसका कितना होता है? उसका होता है 2.5 लाख। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पाणिनि, पतंजलि, कल्हड़ या चाणक्य? तो महाभाष्य पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट आंसर करिए। महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य पुस्तक लिखी गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? फटाफट आंसर कर दीजिए। और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने और भी साथियों के साथ शेयर करिए। क्लास में संख्या बहुत कम रहती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करिए। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, हिंदी में मंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाल ग्रह? तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये जो ग्रह है ये लाल रंग का दिखाई देता है। किसकी अधिकता के कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और भी ग्रह हैं, इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी देख लीजिए आप लोग। जो आप लोगों को बुध दिख रहा है, बुध
या मरकरी? बुध या मरकरी जो है ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध या मरकरी। और शुक्र या वीनस जो है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र या वीनस को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की बहन किसे क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। शुक्र से सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। आप लोगों से पूछ लिया है सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम ग्रह होता है शुक्र या वीनस। और ये सबसे ज़्यादा चमकीला क्यों है? सबसे ज़्यादा चमकीला क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो है ये सबसे गर्म ग्रह है, गर्मी ज़्यादा है रहती है यहाँ पे, उसी वजह से ये जो है ये ज़्यादा चमकता है गर्मी की वजह से। अब और यहाँ पे शनि के बारे में भी जान लीजिए। तो शनि कैसे रंग का होता है? शनि काला ग्रह होता है। शनि जो है सैटर्न, ये कैसा है? ये काला ग्रह है। काला ग्रह क्यों होता है? नाइट्रोजन के कारण। अब चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई जाती हैं सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद कर लिया करिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागल, हीराकुंड, बेतवा या नागार्जुन? तो कौन सा है साथी भारत का सबसे बड़ा बांध? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल। कौन सा है? भाखड़ा नागल। ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ पे पड़ता है? ये सतलुज नदी पे पड़ता है, सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी पे पड़ता है ये भारत का सबसे बड़ा बांध। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा भाखड़ा नागल है, सतलुज नदी पे पड़ता है। और एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टेहरी बांध, टेहरी बांध, टेहरी बांध। ये जो है ये सबसे ऊंचा बांध है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। और ये जो आप लोगों को दूसरा हीराकुंड जो बांध दिया हुआ है, हीराकुंड बांध, ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और ये नागार्जुन बांध जो है ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, 21 जून को या 23 मार्च को? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या को लगता है। कब लगता है सूर्य ग्रहण? हमेशा अमावस्या के दिन को लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा को क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। 21 जून को क्या होता है? तो 21 जून को सभी साथियों को पता होना चाहिए। 21 जून को क्या होता है मेरे प्यारे साथी? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। हम लोग कौन से गोलार्ध में रहते हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। और 23 मार्च को क्या होता है? तो 23 मार्च को यहाँ पे 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेके कोई भी दिक्कत होती है तो बाद में आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब आप लोग बता दिया करिए, तो उस पर हमारी टीम देख लिया करेगी आपकी क्या प्रॉब्लम है और वो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। तो आप लोग जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब आप लोग उस पर बता दिया करिए। यहाँ पे है FCI की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना कब हुई? FCI का पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का पूरा नाम क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी
1965 में। कब हुई थी? 1965 में, 14 जनवरी 1965। 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 17.7%। 17.7% जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जनसंख्या के अनुसार अगर देखें तो भारत कौन से नंबर पे आता है? जनसंख्या के अनुसार देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला चाइना का है, दूसरा इंडिया का है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। पहला किसका है? पहला रूस का है। अब और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ऑप्शन दिए हुए हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 7.33% दिया है, दूसरा 7.33% दिया है, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यूपी का एरिया, इंडिया में यूपी का एरिया कितना है? यूपी का जो एरिया है वो इंडिया का 7.33% है। कितना? 7.33% है। अब चलिए, अब आगे चलते हैं और यूपी की जनसंख्या भी यहाँ पे देख लीजिए। यूपी की जनसंख्या कितना है? तो यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% है। 16.5%। ये सारे डेटा आप लोग याद रखिए। अब चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर पूछा है आप लोगों से, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? फटाफट आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप लोगों को ये तो पता ही है कैसे आंसर करना है, वैसे ही आंसर करिए। जैसे 10 का ए सही है तो 10 का ए लिख के आप लोग कमेंट कर देंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दिया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों का इतना तो दायित्व बनता है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैं तो अपनी एनर्जी खर्च कर ही रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने में। तो मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो जनसंख्या के आधार पर पूछा है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का। किसका? क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर का। और दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड पे आता है लद्दाख। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 वाले यूपी कैडेट के एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो आप लोग याद रखिए, राज्य कितने हैं? राज्य भी हैं 28, राज्य हैं 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। पहले 29 राज्य थे, एक कौन सा हट गया है? जम्मू कश्मीर हट गया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक जम्मू कश्मीर अलग कर दिया है, लद्दाख अलग कर दिया है। उन दोनों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। और राज्य कितने हैं? राज्य 28 हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। लद्दाख जो है वो दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है, दूसरे नंबर पे लद्दाख आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन, सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग, मेरे प्यारे साथी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई के एक कॉलेज में हुई थी।
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरआरबी, नाबार्ड, एसबीआई या आरबीआई? आरआरबी का पूरा नाम क्या है? तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। किसे? आरबीआई को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम है इसका। ऐसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जीएस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब किसके क्वेश्चन शुरू हो गए? अब बॉटनी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सभी लोग जल्दी से इसके आंसर करेंगे। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, लैमार्क या लिनियस? तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की स्टडी किस में करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। जूलॉजी में किसका करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में किसका करते हैं? माइकोलॉजी में फंजाई का स्टडी करते हैं। किसका? फंजाई, या हिंदी में कवक बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? लिनियस, आर.एच. विटेकर, यूशिंगर या स्टोरर? तो जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? ये दिया था आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 ईस्वी में, 1969 में दिया था आर.एच. विटेकर ने। और जीवधारियों को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन से वो जगत थे? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और फंजाई था, प्लांटी था और एनिमलिया था। ये 5 जगत में बांटा था। उसके बाद एक आए हुज कैंडलर और व्हीलर। उसके बाद एक कौन आए? हुज कैंडलर और व्हीलर। इन्होंने पूरे जंतु जगत, पूरे ये जो जगत है, पूरे जीवधारियों को 6 जगत में बांट दिया था। कितने? 6 जगत में बांट दिया था। 6 जगत में बांट दिया था। कौन कौन से 6 जगत थे? इन्होंने, वो सारे सेम थे। मोनेरा के अलावा जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सब सेम थे। मोनेरा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया था। एक यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्या हो गया इसमें? कौन कौन से थे? एक था यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और एक था आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इन 2 भागों में बांट दिया था इसको। किसने दिया था? ये हुज कैंडलर और व्हीलर ने दिया था। ये कब दिया था इन्होंने? तो इन्होंने दिया था 1990 में, 1990 में दिया था। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये था जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर.एच. विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है लग रहा है। यहाँ पे ये आर के लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आर की बैक्टीरिया है। क्या है? आर की बैक्टीरिया है, आर की बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया में पाए जाने वाला राइबोसोम जो है वो कौन सा राइबोसोम पाया जाता है आर की बैक्टीरिया में? 70S, 80S, 60S या 50S? तो आर की बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा होता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु को रखा गया है। शैवाल, कवक और शैवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु को किस में रखा गया है? शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, लाइकेन को लाइकेन ही बोलते हैं और जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इनको किस में रखा गया है? तो इन सभी को रखा गया है थैलोफाइटा में। किस में? थैलोफाइटा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था है। टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था क्या होती है? स्पोरोफिटिक, बीजाणुभेद, ये इसकी जो है ये मुख्य अवस्था होती है। और ब्रायोफाइटा की कौन सी होती है? ब्रायोफाइटा की होती है गैमेटोफिटिक, युग्मकोद्भिद जो है वो ब्रायोफाइटा की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
माइकोप्लाज्मा लेडलवी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकुलम या नन ऑफ दीज। तो सबसे छोटी कोशिका पूछी है यहाँ पे, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। सबसे छोटी कोशिका तो ये जो है यहाँ पे ये जो सभी हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सबसे छोटी कोशिका के उदाहरण है। पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा लेडलवी और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकुलम। यहाँ पे इसलिए ये डी वाला ऑप्शन जो है वो आप लोग ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ऑफियोग्लासम, साइनोडॉन या नन ऑफ दीज। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। कौन सा है? हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप है ऑफियोग्लासम। ऑफियोग्लासम जो है वो एक प्रकार का फर्न है। ये जो है ये सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? ऑफियोग्लासम। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए इसको, अपने दोस्तों को भी बताया करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और जो लोगों को पीडीएफ नहीं मिलता है, इसका पीडीएफ आप लोगों को कल प्रोवाइड किया जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिलता है और वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उन लोगों को एक पेड बैच है, उस पर जुड़ना होगा। और उस पर जुड़ने की प्रोसेस क्या है, उस पर जुड़ने की प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया था। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक नंबर नोट कर लेगा, उस पर कॉल करेगा। कॉल नहीं करनी है, उस पर केवल मैसेज करनी है। चाहे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, चाहे टेलीग्राम मैसेज करें। ये है 72 38 96 53 63। 72 38 96 53 63 ये टेलीग्राम नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे तो उस पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।